हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम डॉक्टर राकेश चौरे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसे संकरण भी कहा जाता है, के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। हाइब्रिडाइजेशन बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 2 का टॉपिक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन के ही द्वारा हम विभिन्न मॉलिक्यूल्स का, विभिन्न कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी बॉन्डिंग, उनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से पहले इस वीडियो लेक्चर में दिखाए जाने वाले कंटेंट्स के बारे में, यानी विषय सूची के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में होंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ शैक्षणिक अधिगमन, जिसको लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का यानी संकरण का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन की समरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए हुए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और क्योंकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। और मैं आपको कुछ रेफरेंस मटेरियल भी दूंगा जहाँ से हाइब्रिडाइजेशन को और भी बेटर तरीके से और भी डीपली आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं लर्निंग आउटकम यानी शैक्षणिक अधिगमन के बारे में। इसका मतलब आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद क्या समझ पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसके लर्निंग आउटकम्स होंगे कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक को समझ पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेसिकली। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स यानी संकरण के प्रकार को समझ पाएंगे, और इसके साथ ही आप विभिन्न मॉलिक्यूल्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शेप और साइज़ को भी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को डीपली समझाया है, जैसे sp, sp2, sp3, जिनकी सहायता से आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का महत्व बताएंगे, केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से जनरेट हुआ जब दो अलग अलग ऑर्बिटल, ध्यान रखिए ऑर्बिटल जो रहेंगे वो दोनों अलग अलग रहेंगे, सेम ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए। ऑर्बिटल्स के बारे में आप जानते हैं, ऑर्बिटल्स जैसे कि s, p, d और f, पीरियडिक टेबल में आप जाएंगे देखेंगे कि आपको अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक। दैट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, वो गोल होता है। p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल्ड होता है। d ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल्ड होता है। यानी हर एक ऑर्बिटल अलग अलग शेप का होता है।
तो जब अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बाहर आया है। तो ये जो नया ऑर्बिटल बनता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो पुराने ही ऑर्बिटलों की एनर्जी के, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी के इक्वल होती है, बराबर होती है। हाइब्रिडाइजेशन के कारण हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी ज्यामिति और बॉन्डिंग को आसानी से बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी समझाता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब वो चीज़ आ गई है जिसकी हमको ज़रूरत थी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब दो अलग अलग ऑर्बिटल्स, कक्षक आपस में मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहा जाता है। और इस घटना को, नया ऑर्बिटल बनने की ये जो घटना है, इस घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कई सारी चीज़ों को समझाता है। वो चीज़ें क्या क्या हैं और इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार की, संकरण के प्रकार की, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है मुख्यतः 6 तरह का है, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 6 तरह का है। sp, sp2, sp3, sp4 नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो p ऑर्बिटल है उसके पास 3 ही ऑर्बिट्स हैं, px, py और pz, इसलिए ये p3 होगा। ठीक है, तो sp3 के बाद d आ जाएगा, d ऑर्बिटल आ जाएगा। और d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, हमने आपको बताया, ये होता है डबल डम्बल्ड शेप। p ऑर्बिटल डम्बल्ड होगा और d ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड होगा। और d के लिए कहाँ तक जा सकते हैं हम? d के लिए 5 तक जा सकते हैं, क्योंकि d के पास 5 ऑर्बिट्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो इस तरह से 5 तक जाया जा सकता है। तो हमारे इस आज के वीडियो लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के मुख्यतः 3 टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये sp क्या है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि जब 2 डिफरेंट ऑर्बिटल, तो s क्या है? एक ऑर्बिटल है, और p क्या है? एक दूसरा ऑर्बिटल है। तो जब एक s और एक p मिलेंगे तब sp बनेगा। वैसे ही जब एक s और 2 p मिलेंगे तो sp2 बनेगा। एक s और 3 p मिलेंगे तो sp3 बनेगा। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, और वो कैसे दिखेंगे इसके बारे में मैंने आपको अगली स्लाइड में दिखाया है। चलिए देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले टाइप की, जो है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp यानी इसमें 2 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। तो
एक s और एक p ऑर्बिटल के मिलने से sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके लिए और जब भी ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा, यानी रैखिक होगा। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है, गोल है, और पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल्ड शेप है, ये जब आपस में मिल रहे हैं तो देखिए किस तरह से एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिल रहे हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो sp ऑर्बिटल बनाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2 जो होता है ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कैसे शो करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए BeCl2 किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। BeCl2 में बेरिलियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 एटम मौजूद होते हैं। बेरिलियम के पास अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p0। ये ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। पर क्योंकि हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए और हमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको इस बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट वाले एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1s2 2s1 2px1। अब यहाँ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्लोरीन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि BeCl2 का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, रैखिक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेरिलियम में किस तरह से sp, हमको जब भी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे हमको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि यहाँ बेरिलियम सेंट्रल एटम है, क्लोरीन नहीं है, तो जो सेंट्रल एटम है हाइब्रिडाइजेशन उसी सेंट्रल एटम के ऊपर होता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो जब भी हम कहीं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे इथेन हो, मीथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, या SF6 हो, BF3 हो, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो आपको वहाँ सेंट्रल एटम, अगर हम BF3 की बात करते हैं तो वहाँ सेंट्रल एटम होगा बोरॉन। तो उस पे हमको फिर हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा कि उसके कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहीं से हमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे कि हमने बोला कि BeCl2 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp है। कैसे है, तो यहाँ हमने आपको दिखाया, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन s में है और एक इलेक्ट्रॉन px में है, 2px में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में और ये बना रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहीं से ये स्ट्रक्चर का भी पता। अब अगला हमारा प्रकार है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। sp, जैसा कि sp हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। उसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते थे कि एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता था,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे, और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली पढ़ रहे हैं किस तरह से बॉन्ड बनता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए कि एक s ऑर्बिटल जो कि गोलाकार है वो 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल यानी 2p ऑर्बिटल के साथ मिलके एक नया ऑर्बिटल बना रहा है, जो आप दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगुलर है। इसको हम बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि ये प्लेन में होता है। देखिए प्लेन जो एक चीज़ है कि भाई प्लेन का मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो यहाँ से जो मेरे कमर तक का जो पार्ट होगा और मेरे सामने वाला पार्ट होगा ये प्लेन कहलाएगा, और मेरे ऊपर वाला और मेरे नीचे वाला ये जो पार्ट होगा ये आउट ऑफ प्लेन कहलाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं प्लेनर है, इसका मतलब वो प्लेन के अंदर है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्लेन के अंदर बनता है, यानी वो इस तरह का होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा वो प्लेन के अंदर। और जैसे कि हमारे पास एक सीडी है और सीडी को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, यानी वो प्लेन के अंदर। अगर हम सीडी को ऐसे खड़ा कर देते हैं तो प्लेन के उसके जो पार्ट्स होंगे वो प्लेन के बाहर चले जाएंगे, तो ये कहलाता है प्लेन। तो इसी वजह से इसका नाम जो रखा जाता है वो कहलाता है ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है BF3 का। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होता है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको करना होगा कि हमको बोरॉन को देखना पड़ेगा, फ्लोरीन को नहीं। सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन है। तो हमको बोरॉन को देखना पड़ेगा कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और बोरॉन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो होता है इसमें एक बोरॉन और 3 फ्लोरीन के एटम यानी टोटल 4 एटम्स रहते हैं। और जब आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1। और जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, क्योंकि 3 फ्लोरीन को बाइंड करना है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अब ये हो जाता है 1s2 2s1 2px1 और 2py1। यहाँ से थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो होते हैं 2s 2px और 2py। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? टोटल 3 ऑर्बिटल्स हुए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक s हुआ और 2 p हुए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये sp2 है, एक s है 2 p है, तो हम कह सकते हैं इसको sp2 है। जबकि जो फ्लोरीन होता है उसका 2pz जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो बाइंड अप होता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है। तो ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमने बताया कि किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप की। अगला हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका sp3 संकरण भी कहा जाता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल पाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो इस
टाइप को लेके, इसके टाइप्स को लेके हम और इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये एक फैमिली है पूरी कि इसमें हम मीथेन ले सकते हैं, इसमें हम अमोनिया ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, इसमें हम H2O ले सकते हैं। तो ये सारे हम ले सकते हैं जब आप पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी जब आप पढ़ते हैं, तब वहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पूरी फैमिली के बारे में डिस्कस करना होता है। तब वहाँ पे आपको पता चलता है कि लोन पेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, बॉन्ड पेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो है CH4। तो CH4 में हमने आपको एक एनिमेशन के थ्रू यहाँ बताया है कि किस तरह से एक s ऑर्बिटल और 3 p यानी px, py और pz, ये चारों आपस में मिलेंगे। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चारों आपस में मिलेंगे और नया ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि टेट्राहीड्रल होगा। यानी हर एक बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनेगा। तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया मीथेन है, CH4 है। और इस मीथेन में किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसको हम समझते हैं। मीथेन में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो जब हम मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे तो हमको सेंट्रल एटम क्या चाहिए, हमको सेंट्रल एटम चाहिए कार्बन। यानी हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना पड़ेगा और उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि कार्बन कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिखाई देता है। देखिए इसमें आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, देखिए 2 तरह के बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो मान लीजिए कहीं पर किसी जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक दूसरा पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जब आप C ट्रिपल बॉन्ड C की बात करते हो और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको C2H2 भी कहा जाता है, आपसे पूछा जाए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको सिंपली देख के बता देना है कि भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा और 2 पाई है। तो 2 पाई है का मतलब py और pz तो पाई ऑर्बिटल बना, पाई बॉन्ड बना लिया उन्होंने, बचा है क्या, px बचा है और s बचा है। तो s और px मिलके क्या बनाएंगे, sp बनाएंगे, यानी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि C डबल बॉन्ड C यानी C2H4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो C2H4 में अगर हम बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड C यानी डबल बॉन्ड आ गया है, इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई होंगे और पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, यहाँ sp2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पाई ने यानी pz ने अपना अलग बॉन्ड बना लिया, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब बचे एक s और px और py, इसका मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो यहाँ हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट का देखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2px1 2py1, यानी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गए हम, तब क्योंकि हमको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गए तब यह हो गया 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब ये 4 ऑर्बिटल s 2s 2px 2py 2pz, अब ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो है मीथेन का। तो मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का ही क्यों है, ये समझने के लिए आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी समझनी पड़ेगी। वहाँ से आपको ये समझ में क्लियर हो जाएगा कि 109 डिग्री, क्योंकि 90 भी तो हो सकता था, 360 डिग्री के हिसाब से 90 भी हो सकता था, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट्स का हो रहा है। इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इसका रीज़न क्लियर करती है VSEPR थ्योरी। तो वो जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको क्लियर करेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट क्यों है। ठीक, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आ जाते हैं हम इसकी समरी पे, इसके सारांश पे, इसके कंक्लूजन पे कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनके पास एनर्जी होती है कम, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एनर्जी कम होगी तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। यानी जो हाइब्रिड कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पेरेंट कंपाउंड। इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे हम शेप और साइज़, ज्योमेट्री तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं, और साथ ही किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। साथ ही कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को भी हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से बताया जा सकता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी बहुत अच्छे से समझाता है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को भी सपोर्ट करता है। तो ये है समरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, पढ़ा है, सुना है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन CH4, B BF3, C SF6 और D BeCl2। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके लिए आप राइट आंसर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप राइट आंसर पे क्लिक करेंगे, और आप पहले तो अपना आंसर दिमाग में सोच लीजिए कि क्या होना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि क्या आना चाहिए इसमें। अब राइट आंसर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए सही आंसर आपके सामने है CH4, जो कि ग्रीन टैब से दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, और बाकी जो रॉन्ग आंसर है वो रेड कलर से शो हो रहा है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एरो पे क्लिक करके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि BF3 की ज्योमेट्री क्या होती है, BF3 की ज्यामिति क्या होती है। और ऑप्शन है हमारे टेट्राहीड्रल, लीनियर, ट्राइगोनल और बैंड।
तो हमको चेक करना है, बताना है। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन हमको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप राइट आंसर पर क्लिक करिए और अपना आंसर पता कीजिए कि आपने जो दिमाग में सोचा है या डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स के साथ वो सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से ट्राइगोनल होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इसके पहले हमने पढ़ा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। जी हाँ, ट्राइगोनल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाटर के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? H2O हैव हाइब्रिडाइजेशन, विच हाइब्रिडाइजेशन H2O हैव। तो वाटर के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, sp, sp2, sp3, sp3d। तो कौन सा होगा? तो सही आंसर के लिए आपको कहाँ क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है राइट आंसर पे। जैसे ही आप राइट आंसर पे क्लिक करते हैं आपको सही आंसर मिल जाते हैं। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चंस, एक असेसमेंट वाला पार्ट था ये। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कुछ रेफरेंसेस हैं। ये कुछ रेफरेंस मटेरियल है, बुक्स हैं जो कि आप परचेस कर सकते हैं या लाइब्रेरी से ढूंढ के, और आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स जो कि हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो की सहायता से समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरा ये वीडियो लेक्चर इतने पेशेंसफुली देखा, सुना, और अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो उनको और आसानी से समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।